अमेरिका का वेस्ट वर्जीनिया राज्य और इस राज्य में खूबसूरत पहाड़ियों और हरियालियों के बीच बसा एक प्यारा सा शहर मॉर्गन टाउन, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। वैसे तो मॉर्गन टाउन में एक यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से दूर दूर से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। कई छात्र यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, तो कई लोग अपने घरों को किराए पर उठाकर उन छात्रों को देते हैं। वैसे तो इस शहर को काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता है, लेकिन साल 2012 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे इस शहर की खूबसूरती पर कालक लग गई, क्योंकि साल 2012 में यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा वेस्ट वर्जीनिया दहशत में आ गया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी आपको बताऊं उससे पहले आपको इस कहानी में जो कुछ किरदार हैं उनसे वाकिफ़ करा देता हूं। ये कहानी है डेविड और मेरी की बेटी की। ये कहानी है रेचल और शैली की, और ये कहानी है स्काइलर की। रेचल, शैली और स्काइलर 3 दोस्त थीं जिनकी आपस में दोस्ती बचपन से थी। तो ये जो कहानी है ये इन्हीं 5 किरदारों के ऊपर है। वो साल था 1996, तारीख थी 10 फरवरी, दिन था शनिवार का। मॉर्गन टाउन स्टार सिटी इलाके में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम था स्काइलर एनेटा नीस, जो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी, इसलिए हाई स्कूल के बाद वो वेंडीज़ रेस्टोरेंट नाम की एक जगह पर काम करती थी पार्ट टाइम, ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सके। माँ बाप को अपनी बेटी पर गर्व था कि वो अभी से समझदार और उसके साथ साथ जिम्मेदार है। सब कुछ इस परिवार में सही चल रहा था। डेविड और मेरी और स्काइलर तीनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ना कोई परेशानी थी, ना कोई मुश्किल। तीनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच तारीख आती है 5 जुलाई 2012, गुरुवार का दिन। स्काइलर जॉब से अपनी शिफ्ट ख़त्म करके स्कूल के बाद अपने घर लौटी और अपने माँ बाप को बोला कि वो काफ़ी थकी हुई है और वो सोने जा रही है। वो अपने माँ बाप को गले लगाती है, गुड नाइट बोलती है और उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चले जाती है। अब माँ बाप भी बेफिक्र हो कि अपनी बेटी को जब पता चलता है बेटी घर में आ गई और सोने चले गई, तो माँ बाप भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। मगर अगले दिन 6 जुलाई को सुबह जब माँ बाप उठते हैं तो देखते हैं कि स्काइलर का अभी तक कमरे का दरवाज़ा बंद है। स्काइलर उठी नहीं है। तो माँ बाप को लगता है कि कल रात शायद थक गई होगी, जॉब पे जब आई तो थकी भी लग रही थी, शायद आज वो देर तक सोएगी। माँ बाप बिना कुछ कहे, बिना कुछ जगाए अपनी बेटी को, वो खुद भी काम पर 6 जुलाई को चले जाते हैं। काम पे जाने के बाद डेविड जो है वो दोपहर में 1:30 बजे लंच के टाइम अपने घर लौटते हैं, जो स्काइलर के पिता थे। जब वो घर लौटते हैं दोपहर में 1:30 बजे तो देखते हैं कि स्काइलर के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद है। वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं, बेटी कोई जवाब नहीं देती। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। उन्हें कुछ बेचैनी होती है, कुछ गलत लगता है। जो पिता डेविड थे वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, मगर जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं वो हैरान थे, क्योंकि उनकी बेटी स्काइलर कमरे के अंदर मौजूद ही नहीं थी। पिता घबराते हैं और मैरी यानी कि जो स्काइलर की माँ थी उन्हें कॉल करते हैं। कॉल करके उनसे पूछते हैं कि क्या स्काइलर तुम्हारे साथ है, या तुम्हें पता है स्काइलर कहाँ है, क्योंकि वो कमरे में नहीं है। माँ साफ मना कर देती कि नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद स्काइलर की जो माँ थी मैरी, वो बोलती हैं कि हो सकता है वो अपनी दोस्त रेचल के पास गई हो, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो पिता डेविड जो है वो रेचल को फ़ोन करते हैं। रेचल को फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें पता है स्काइलर कहाँ है। स्काइलर मना कर देती है कि अंकल रात में तो मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। अब पिता को थोड़ा सी घबराहट होती है। इसी बीच वो दोबारा से स्काइलर के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि जो स्काइलर के कमरे की खिड़की थी उसका शीशा किसी ने उतार कर साइड में रखा है। अब ये देख के जो पिता डेविड थे उन्हें लगता है या तो इसे स्काइलर ने खुद उतारा है या इसके पीछे की वजह कोई और है। अभी वो इन चीज़ों में सोच ही रहे होते हैं कि अचानक 4 सवा 4 के दोपहर के करीब 5 जुलाई को ही, माफ़ कीजिएगा 6 जुलाई को 4 सवा 4 बजे के करीब एक कॉल आता है वेंडीज़ रेस्टोरेंट से, जहाँ पे स्काइलर जॉब करती थी पार्ट टाइम। रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि आज स्काइलर काम पर नहीं आई है, सब ठीक है ना। जब पिता को ये पता चलता है कि बेटी नौकरी पर भी नहीं गई है तो अब उनको यहाँ पे घबराहट हो जाती है। वो समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। वो फ़ौरन पुलिस को इस बात की इत्तला देते हैं कि मेरी बेटी घर पे नहीं है, दोस्तों को नहीं पता, उसके रिश्तेदारों को नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारी बेटी कहाँ है, स्कूल नहीं गई। अब
इतने में मैरी जो थी, जो स्काइलर की माँ थी, उनके पास रिचल का कॉल आता है। रिचल पूछती है कि क्या आपको पता चला कि स्काइलर कहाँ है? माँ बोलती कि नहीं, हमें तो नहीं पता कहाँ है, लेकिन हमने पुलिस में कंप्लेन करी है। जैसे ही रिचल को ये पता चलता है कि पुलिस को खबर की गई है कि स्काइलर गायब है, वो एकदम बौखला जाती है और कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात बतानी है, मुझे आपसे कुछ कहना है। अब जो मैरी थी वो बोलती है, बताओ क्या बात है। इतने में रिचल बताती है कि कल रात स्काइलर हमारे साथ थी, यानी कि स्काइलर, उसकी दोस्त शैली और तीसरी दोस्त रिचल। हम तीनों दोस्त अक्सर घर से जब सब सो जाते थे तो हम घर से अक्सर चुपके से बाहर निकलते थे और हम नशा करते थे थोड़ा सा, और उसके बाद हम पूरे शहर में गाड़ी घुमाते थे, गाड़ी चलाते थे और हम घूमते फिरते थे। और सुबह होने के टाइम पे हम स्काइलर को उसके घर से कुछ घर पहले उतार दिया करते थे, ताकि किसी को इस बात की भनक ना लगे कि रात में हम लोग ऐसे बाहर घूमने गए थे। और 5 तारीख की रात में भी हमने ऐसा ही किया। अब माँ बाप परेशान हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं ये बात सुनकर। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने स्काइलर का अपहरण कर लिया। अभी वो इसी कश्मकश में ही थे कि अचानक स्काइलर के पिता को ध्यान आता है कि उनके घर के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। वो फ़ौरन सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, पुलिस को बताते हैं, पुलिस उनके साथ जाती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है। तो वाकई रात में, यानी कि 5 तारीख की रात को स्काइलर एक गाड़ी के अंदर बैठती हुई दिखाई देती है और पता चलता है वो गाड़ी, रिचल और शैली उस गाड़ी में ऑलरेडी मौजूद थे। तो यहाँ ये साबित हो जाता है कि रिचल के साथ ही और शैली जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उनके इन दोनों के साथ ही रात में स्काइलर गई थी। अब इस बात को तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं। पुलिस तो मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन स्काइलर का कुछ पता नहीं हो पाता है। इसी बीच 6 महीने के बाद, यानी कि 12 दिसंबर 2012 के दिन पुलिस अधिकारियों के पास एक कॉल आती है। कॉल करने वाली जो महिला थी वो स्काइलर की जो दोस्त है रशेल की माँ की कॉल थी। उसकी दोस्त की माँ बोलती है कि मेरी बेटी अजीब हरकतें कर रही है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, वो लोगों पे हमला कर रही है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है, पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है, किसी तरीके से रिचल को काबू करती है, रिचल को, और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराती है। अस्पताल में भर्ती होती है, उसका इलाज होता है, मगर जैसे ही रिचल का इलाज पूरा होता है वो फ़ौरन ठीक होकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और पुलिस के सामने अब जो वो कहानी बताने जा रही थी वो सुनकर ना सिर्फ पुलिस बल्कि स्काइलर के माँ बाप, या यूं कहूँ कि पूरा वेस्ट वर्जीनिया सत्ते में आ गया था। रिचल पुलिस को बताती है कि 5 जुलाई 2012 की रात में हमने स्काइलर का कत्ल किया है, हमने स्काइलर का मर्डर किया है अपनी दोस्त शैली के साथ मिलकर। मतलब शैली और रिचल ने मिलकर अपनी दोस्त स्काइलर को मौत की नींद सुलाया है। रिचल पुलिस को बताती है कि हमें अब स्काइलर पसंद नहीं थी, अक्सर हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। शायद इसकी वजह ये भी थी कि जो स्काइलर थी वो उन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट होता था उन्हें इस चीज़ का। उन्हें अजीब लगता था कि हमारी जो दोस्त है वो ज़्यादा खूबसूरत है, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें नहीं करते। और भी कई चीज़ हो सकती हैं, हालांकि उन्होंने इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं करी कि उन्हें स्काइलर क्यों पसंद नहीं थी। बस इतना था कि उन्हें स्काइलर ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। कहने को ये तीनों बचपन की सहेलियाँ थीं, लेकिन ये बचपन की सहेलियाँ की जो इन तीनों के बीच में जो दोस्ती थी अब वो नफ़रत में बदल चुकी थी। और इसी नफ़रत की वजह से ये तीनों आपस में एक दूसरे को इग्नोर करने लगी थी। हालांकि कई बार स्काइलर ने पूछा भी कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, उस पर इन तीनों की आपस में बहस भी हुई थी। बहरहाल 5 जुलाई की रात में स्काइलर के पास कॉल आती है और ये लोग प्लान बनाते हैं कहीं बाहर चलते हैं घूमने। स्काइलर मना करती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये दोनों जो उसकी दोस्त थी रिचल और शैली, ये उसको फोर्स करती है, नहीं चलो दोस्त हैं, चलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया। ये मान जाती है स्काइलर, और जैसे इसकी पहले आदत थी चुपके से घर से निकलती है माँ बाप के सोने के बाद। अब ये लोग घर से तो निकल जाते हैं, ये पहुँचते हैं एक सुनसान पहाड़ी पर, वहाँ गाड़ी रोकते हैं, नशा करते हैं। उसके बाद प्लानिंग के थ्रू शैली बोलती है रिचल से कि यार स्काइलर तुम प्लीज़ लाइटर लेकर आ जाओ, गाड़ी में रखा हुआ है। लाइटर लेने के लिए जैसे ही स्काइलर मुड़ती है, रिचल और शैली ये दोनों मिलकर स्काइलर की कमर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देते हैं। वार भी इस तरीके से कि
स्काइलर बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन ये दोनों रुकती नहीं। ये उसके ऊपर एक के बाद एक वार करते जाते हैं। हालांकि रेचल एक टाइम पर रुक भी गई थी, लेकिन रेचल के मुताबिक जो शैली थी वो नहीं रुकी थी। जब ये दोनों उसके ऊपर चाकू मार रहे थे तो मरती हुई हालत में स्काइलर ने पूछा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उस पर इन्होंने जवाब दिया था कि हमें तुम अब पसंद नहीं हो। रेचल तो हट जाती है जब वो चाकू से वार करती है, लेकिन शैली लगातार वार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके सिर पे भूत सवार हो चुका, वो शैतान बन चुकी हो। वो एक के बाद एक लगातार वार करे जा रही थी, तो जब तक वार किए जब तक उसकी सांस नहीं रुकी। उसके बाद ये दोनों गाड़ी से फावड़ा निकालती हैं, गड्ढा खोदती हैं, लेकिन नशे में इतनी बेसुध थी कि इनसे गड्ढा नहीं खोदा जा रहा था अच्छे से। तो जितना भी गड्ढा नशे की हालत में इनसे खुदा, उस गड्ढे के अंदर इन्होंने स्काइलर की लाश को डाला, उस पर मिट्टी डाली और बाद में ऊपर से लकड़ियों से उसे ढक दिया। इस पूरी वारदात के बारे में जब अदालत में ये मामला पहुंचा तो अदालत ने रेचल को 30 साल की सज़ा सुनाई थी। हालांकि वो खुद पुलिस के पास गई थी और अपना जुर्म कबूल किया था, इसलिए अदालत ने ये चीज़ कही थी कि 2023 तक अगर रेचल का व्यवहार ठीक रहा तो उसको उसकी सज़ा कम हो सकती है। मगर शैली जो थी, शैली एक ऐसी दिमाग के अंदर इतना जहर लेके बैठी हुई थी स्काइलर के खिलाफ कि जब कहते हैं कि जब स्काइलर गायब हुई तो उसने पहले तो काफ़ी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले कि आई मिस यू, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मगर जैसे ही ये बात सामने आई कि स्काइलर के गायब होने और इस कत्ल के पीछे शैली और रेचल दोनों का हाथ है, तो शैली ने एक ट्वीट किया था और लिखा था 3 कहते ही हमने उसे मार डाला। और शायद यही वजह थी कि अदालत ने शैली को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जब शैली अदालत के अंदर आती थी तो हंसती हुई आती थी, और जब अदालत से जाती थी ट्रायल के दौरान तो हंसती हुई जाती थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि उसने अपनी बचपन के दोस्त का कत्ल किया है। हालांकि जो रेचल थी उसने कई बार ट्रायल के दौरान अपने किए हुए गुनाह की माफ़ी ज़रूर मांगी थी। बहरहाल इन 3 दोस्तों की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।